नमस्कार। खबरों के हमारे प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में आपको 3 ऐसी खबरें विस्तार से दिखाएंगे जो विकसित भारत की बदलती तस्वीर को 3 अलग अलग आयामों में सामने रखती है। पहली खबर, विकास के लिए स्वर्ण आंध्र विजन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सेमीकंडक्टर के जरिए भविष्य की मजबूत नींव रखने का संदेश दिया। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे और विशेष मेहमानों के साथ इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। अप्रैल 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह पहली बार 2.42 लाख करोड़ रुपए यानी कि 2,42,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसे मजबूत आर्थिक गतिविधियों, बेहतर टैक्स अनुपालन और अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार का संकेत माना जा रहा है। और तीसरी खबर, ग्लासगो में भारत का स्वर्णिम पंच। जी हां, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम सफलता की नई इबारत लिखी है। खेल के मैदान से आई ये उपलब्धि दुनिया के सामने भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और नई खेल संस्कृति का परिचय भी है। तो इन 3 खबरों पर होगी हमारी विस्तृत और खास चर्चा। देश दुनिया की भी तमाम महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। युवाओं के सामर्थ्य की सराहना करते हुए पीएम ने कहा, आज इनकी वजह से भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी आंध्र प्रदेश को करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। नए एयरपोर्ट को बताया आंध्र के विकास का रनवे। कहा, हमारी सरकार का मंत्र है इन्वेस्टमेंट से रोजगार। अजीत डोभाल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रहित में एनएसए के योगदान को गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा। अजीत डोभाल की युवाओं को सीख। कहा, आजादी का मतलब मनमानी नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बाढ़ से कई राज्य प्रभावित। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए अग्रिम केंद्रीय सहायता जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने दी एसडीआरएफ के तहत करीब 2,118 करोड़ रुपए की मंजूरी। राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए हर संभव सहायता के लिए जताई प्रतिबद्धता। ग्लासगो में भारत की स्वर्णिम उड़ान। प्रीति और जैस्मिन ने स्वर्णिम पंच लगाकर रचा इतिहास। वहीं पैरा एथलेटिक्स में भी भारत ने लहराया तिरंगा। सोमन ने जीता स्वर्ण, जबकि शुभम ने रजत किया अपने नाम। और जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त उछाल। जुलाई में कलेक्शन 15.4% बढ़कर 2,11,000 करोड़ रुपए के पार। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे के। मैसूर गए प्रधानमंत्री। युग बदलते हैं, दरअसल समय बदलता है, लेकिन कुछ विचार सदियों तक राष्ट्र का पथ आलोकित करते रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनका संदेश ऐसी ही अमर चेतना का प्रतीक है जो हर पीढ़ी को आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है। मैसूरू में उसी ऐतिहासिक विरासत को नया आयाम मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य और युवा शक्ति के संकल्प का भी प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद के जीवन, संदेश और आदर्शों को समर्पित विवेक स्मारक उद्घाटन के बाद युवाओं के कल्याण को अर्पित हो गया। ये स्मारक
वर्ष 1892 में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक मैसूरू यात्रा की स्मृति में बनाया गया है। इसी यात्रा के दौरान उन्हें शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से अधिक सहायता मिली थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत की आत्मा के सच्चे प्रतीक थे और वे युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। उन्होंने युवा शक्ति के स्वास्थ्य, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहने को बहुत जरूरी बताया। युवा शक्ति का स्वास्थ्य, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का अवलोकन किया, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्मारक परिसर में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हों या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, श्री रामकृष्ण आश्रम ने स्वामी विवेकानंद जी की विरासत को जीवंत रखा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसूरू में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करने और आत्मानुसंधान करने का स्थान है। ये नया भारत गढ़ने और विकसित भारत की ओर बढ़ने का संस्थान है। ये युवाओं को चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही साथ उस मंत्र की याद दिलाएगा जहां कहा गया है, सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान, राष्ट्र वेदिका पर करो अर्पित तन मन प्राण। कैमरा पर्सन मुकेश और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, विवेक स्मारक, मैसूरू। और जब किसी प्रदेश की धरती पर विकास के रनवे तैयार होते हैं तो सिर्फ विमान नहीं उड़ते, सिर्फ उम्मीदें ही नहीं आसमान छूती हैं, बल्कि तमाम रोजगार और उसको लेकर के जो सपने हैं वो सच होते हैं। आंध्र प्रदेश में आज एक और आधुनिक बुनियादी ढांचे को नई ताकत मिली तो दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक और रोजगार के नए द्वार भी खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोगामपुरा में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश
और नवाचार का यही संगम स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत की सबसे मजबूत आधारशिला मानी जा रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। विजयनगरम भोगपुरम में बना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश के क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने की ओर एक और कदम है। भोगपुर का एयरपोर्ट 5,640 करोड़ की लागत से बना है। निर्माण और डिजाइन में क्षेत्रीय कला का काफी प्रभाव दिखता है। खास है इसकी हैंडलिंग क्षमता। ये प्रतिवर्ष 60 लाख यात्री संभाल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्ष में एविएशन क्षेत्र में आए बदलाव का फायदा आम आदमी को मिला है। 2014 के 74 एयरपोर्ट के मुकाबले आज देश में 166 एयरपोर्ट हैं, जबकि पिछली सरकार ऐसी थी जो सिर्फ हवाई अड्डों के नाम परिवार के व्यक्तियों के नाम पर रखने तक ही सिमटी हुई थी। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री ने पवन व सौर ऊर्जा की ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया। विशाखापट्टनम में सेमीकंडक्टर परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की ये सभी परियोजनाएं स्वर्ण आंध्र प्रदेश के साथ ही विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं भी किसी भी ग्रोथ सेंटर का निर्माण सिर्फ एक फैक्ट्री से नहीं हो सकता। उसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। आज आंध्र प्रदेश में हम ग्रोथ का वही इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। पोर्ट निर्माण और उनका आधुनिकीकरण, हाईवे और एक्सप्रेसवे, रेलवे का बढ़ता नेटवर्क और एयरपोर्ट संपर्क बढ़ाने के साथ देश की औद्योगिक गति, निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और नवोन्मेष नए अवसर और विकास की गति को रफ्तार दे रहे हैं। विजयनगरम से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर भोगापुरम में 13,000 से ज्यादा लोगों ने डिम्पा लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा डिम्बा की प्रस्तुति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्तुति की खूब प्रशंसा की। यह नृत्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बीच परंपरा का हिस्सा है। मुख्य तौर पर शादी, विवाह, त्योहार के अवसर पर लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 13,000 से ज्यादा आदिवासी बहनों और बेटियों की प्रस्तुति उनका उत्साह, उनका अनुशासन और आदिवासी संस्कृति का गौरव, यह दृश्य वाकई अद्भुत था। इसमें देश की विविधता की झलक भी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखी गई जनजातीय विरासत भी थी। आज एक और
विकास के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो साथ ही ढीमसा डांस का सांस्कृतिक रिकॉर्ड भी रचा गया है। मैं इस प्रस्तुति के लिए आप सभी का और विशेष रूप से मेरी आदिवासी बहनों और बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो 13,000 से ज्यादा लोगों ने ढिमसा नृत्य की प्रस्तुति दी, बेहद आकर्षक भी रही और आपने देखा कि किस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज किया गया। तो विशेष प्रस्तुति थी और आज का हमारा विशेष जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही इस पर ही है। विशेष आज हमारा है पीएम की दक्षिण यात्रा, प्रगति भी परंपरा भी। पीएम की दक्षिण यात्रा, प्रगति भी परंपरा भी। किस तरह से प्रगति और परंपरा का वाहक बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण की ये यात्रा, इस पर हम चर्चा करेंगे। यही आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एमके अग्रवाल, जो कि फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुटे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर, जो कि एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर अग्रवाल, अगर आपके साथ मैं शुरू करना चाहूं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये जो विजन है, खासतौर पर कनेक्टिविटी की बात वो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, साउथ में, आंध्र प्रदेश में, विशेष तौर पर कर्नाटक में आपने देखा कि एक क्षेत्रीय संतुलन की, विकास की बात वो भी हो रही है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को और खासतौर पर विकास के विशेष संदर्भ में, जहां पर कनेक्टिविटी, जहां पर एक्सप्रेसवे, आपने एयरपोर्ट की बात करी, बंदरगाह, इन सब को एक विकास का खाका जो है वो तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास के लिए, ग्रोथ के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। देखिए निखिल जी, प्रधानमंत्री जी की जो विशेषता है वो ग्रोथ को संपूर्णता में देखते हैं और ग्रोथ को विकसित भारत 2047 से जोड़ करके देखते हैं। उनको पता है कि हर राज्य की अपनी विशेषता है, अपना उसका इकोसिस्टम है, अपनी उसकी विशेषताएं हैं। उस संदर्भ में उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी लीडरशिप कैसे है, उसको कैसे जो है इस्तेमाल करके उस प्रदेश को आगे ले जाया जाए। अब जैसे इस प्रदेश को देखिए, आज जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था 12 साल पहले, जब उससे अलग उठ करके ये बनता है, तो चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ पर आते हैं, संघर्ष करते हैं और केंद्र सरकार के साथ पुनः जुड़ करके उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। जो सबसे बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है, जो आज चर्चा का विषय नहीं रहा, वो था नक्सलवादी समस्या को यहाँ पर जड़ से समाप्त करना, जिससे आंध्र प्रदेश के लिए विकास की राह खोली। जो आज 13,000 बहनें वहां पर एक ढिमसा नृत्य के तहत 450 कियोस्क में उसको ले जाती हैं, ये दुनिया को प्रदर्शित करता है कि 5.5% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके माध्यम से हम कैसे विकास को आधुनिकीकरण कर सकते हैं। जब ग्रीन एयरपोर्ट की चर्चा आती है, भोगपुरम में उसकी चर्चा आती है, तो जहां पर 60 लाख लोगों की फर्स्ट राउंड में ही वहां पर कैरिंग कैपेसिटी बनती है और इसी के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए का जब रेलवे नेटवर्क वहां पर डेवलप करने की बात आती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आती है। और अगर हम देखते हैं जिसके ऊपर इससे विशेष ध्यान है, वो है कि किस प्रकार से ब्लू वाटर का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कोस्टल बेल्ट को, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास बहुत बड़ा कोस्टल बेल्ट है, उसके आधुनिकीकरण के साथ साथ 3 नए आप वहां आधुनिक जिसको कह सकते हैं पोर्ट्स का विकास होना है। यानी कि जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी के साथ कैसे विकास को पोषित किया जाए, कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाए, उस चीज को प्रधानमंत्री जी रेखांकित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ की 18,000 करोड़ का आप आज किया है, लेकिन 1 लाख करोड़ जैसे रेलवे का देखते हैं जो वो परियोजना चालू है, या इसी प्रकार से पोर्ट्स को लेकर के देखते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिग पुश देखते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको बिग पुश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में आंध्र प्रदेश उभर रहा है, जो भारत को विकसित बनाने में, युवाओं को साथ लेकर आगे चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित तौर पर निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल केतकर जी, आपने देखा कि एक तरफ, जैसे जो हमारा चर्चा का विषय है दरअसल कि प्रधानमंत्री की दक्षिण यात्रा, विकास भी विरासत भी, तो एक तरफ आपने देखा कि
एक आधुनिक अत्याधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण, उसके साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा भी लेना। आपने ढिमसा नृत्य की वो अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वो भी देखा। किस तरह से आप समझते हैं कि क्या यही विकास भी विरासत की जो वास्तविक अवधारणा है ये यही है, इसी को समझना चाहिए? कैसे देखना चाहिए? दोनों चीजें कैसे एक दूसरे को जोड़ती हैं? देखिए निखिल, अभी सर ने जैसे कहा, एक तो पहले तो विकास एकात्म दृष्टि से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। चाहे हमने देखा कि ये सारे 18,000 करोड़ की परियोजना का जिनका लोकार्पण आज हुआ है, उसमें सेमीकंडक्टर भी है, एयरपोर्ट का तो टर्मिनल का नए वाले का उद्घाटन हुआ ही, फिर कोस्टल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, रेलवे का अलग से प्रोजेक्ट चल ही रहा है। अमरावती के लिए जो एक तरीके से नई राजधानी का प्रोजेक्ट है, तो उसका भी एक टारगेट आज प्रधानमंत्री जी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सेट किया है। तो एक एकात्म दृष्टि, कोई भी विकास की अवधारणा जब तक हम उसके सारे फैक्टर्स को और दूसरे राज्यों के साथ, आज प्रधानमंत्री ने जैसे अपने संबोधन में भी कहा, दूसरे राज्यों के साथ उसकी कनेक्टिविटी, लेकिन वो विकास सही मायने में परिपूर्ण तभी होता है वो जब वो वहां की संस्कृति के साथ जुड़ा होता है। और उस संस्कृति के रूट्स यदि उखाड़ने वाला विकास हो तो वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता, वो चिरस्थायी नहीं हो सकता। और इस दृष्टि से ये जो भूमि है, जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता रहे आलूरू सीताराम राजू, उनके नाम से इस टर्मिनल का नाम दिया गया। और ये जो ढिंसा नृत्य का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, या जिस तरीके की वीणा प्रधानमंत्री जी को वहां पे प्रस्तुत की गई, वो वहां के सांस्कृतिक विरासत, ये करते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत को, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल पूर्व से भी हमारे संस्कृति में जुड़ी हुई थी, और हमारे सांस्कृतिक क्लस्टर ही वो विकास के वाहक थे। उस वेल्थ क्रिएशन जिसको आज की भाषा में कहा जाता है, वो धन संपत्ति का संचयन जो है वो उसी आधार पर होता था। दुर्भाग्य से हमने वो दृष्टि खो दी, और इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत जगह पर विकास का, खास करके ये जो हमने आंध्र और तेलंगाना का जो भी चर्चा देखी, या उसमें भी कोस्टल आंध्रा, या अभी उत्तरी आंध्र प्रदेश का प्रदेश और सीमावर्ती आंध्र प्रदेश का प्रदेश, इनमें भी बहुत बार चर्चा होती रहती है। तो हर प्रांत में हम देखते हैं कि एक विकास के असंतुलन की बात हमको दिखाई देती है, और उसका मूल कारण यही है कि हमने विकास को केवल एक ही दिशा में देखा। जब संस्कृति और विकास ये दोनों साथ में चलते हैं, तो उसका निश्चित रूप से उस समाज के मूल्य, उस समाज का कौशल और उस समाज के आसपास जो संसाधन, इन तीनों का मेल अपने आप ही बैठता है। और इस अर्थ में विकास और विरासत को साथ में लेने की दृष्टि ये प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल आज के उनके संबोधन में भी और इन परियोजनाओं के सोच में भी दिखी। जी प्रोफेसर अग्रवाल, एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शुरू से कहते रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। लोग शायद इसको थोड़ा पॉलिटिकली ले सकते हैं या लेते होंगे, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि जब योजनाएं एक साथ परवान चढ़ती हैं दो राज्यों, मतलब केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से, तो आंध्र प्रदेश में जिस तरह से आज 18,000 करोड़ की परियोजनाएं, या जो आपने पूरा इन टोटो बताया कि किस तरह से साउथ में तमाम जगहों पर जो विकास हो रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक भी बनते हैं, और तब विकास और विरासत जिसकी बात अभी प्रफुल्ल केतकर जी कह रहे थे कि दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के वाहक बनते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और जो चंद्रबाबू नायडू जी कर रहे हैं, अगर दोनों के बीच देखिए, क्या ये एयरपोर्ट बिना केंद्र के तालमेल के हो सकता है? क्या रेल परियोजनाएं इसके बिना हो सकती? या भारत सरकार रेल परियोजना लागू करना चाहे, अगर राज्य सरकार सहयोग ना करे
तो रेल परियोजना कैसे आगे बढ़ेगी, एयरपोर्ट कैसे आगे बढ़ेगा। यानी कि आप इस प्रकार से देखिए, फिर वहां की आवश्यकताओं को समझना, और जैसे भी प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि वहां की विरासत को समझना। एक वहां का आज जो कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो वहां पर जो संभावनाएं बढ़ रही हैं, एक वो बढ़ रही है कि वहां पर इको टूरिज्म का और स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बड़ा गढ़ है वो आंध्र प्रदेश, उसको विकसित करना। वो जंगलों के बीच बसा है, वहां पर फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़े हैं, और वहां पर आदिवासी विश्वविद्यालय भी एक है। तो ऐसे में जो इसकी बात आती है कि ग्रोथ इंजन को बढ़ाना है, तो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ जब कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है, और आज देखिए किस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी कहते हैं कि जो उनकी राजधानी है अमरावती, उस अमरावती के उद्घाटन के लिए आज से ही प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण उन्होंने दे दिया है। यानी कि एक जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन होना, डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन होना। अब आप समझिए जैसे सेमीकंडक्टर की बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 साल हुए, अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, दिसंबर में 3 साल पूरे होंगे, और किस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी उस परियोजना को गूगल को लेकर के आते हैं, और जिस प्रकार से वहां पर जिसको कहते हैं डेटा सेंटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गढ़, जिसका प्रधानमंत्री जी का फोकस है, उस क्षेत्र को विकसित करने की बात तो होती है। तो न केवल क्षेत्रीय विकास होता है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो दूर होता है, बल्कि भारत के विकास को एक बड़ा बल मिलता हुआ दिखाई देता है। एक ग्रोथ इंजन का काम करता है हर राज्य, क्योंकि देखिए इस सरकार की रणनीति है, मोदी सरकार की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत। और ऐसा नहीं उन्होंने केवल आंध्र प्रदेश के लिए ही किया हो। आप सोचिए कि झारखंड जैसे राज्य को अभी डवोस में उन्होंने सपोर्ट किया कि आप भी विदेश जाइए, वहां जाइए, निवेश लेकर के आइए। तो ये क्या भारत को ही पोषित करेगा। अगर डबल इंजन की सरकार होती है, अगर इसकी पॉलिटिक्स हटा देते हैं, केवल हम विकास पर देखते हैं, तो वहां के लोगों को ही लाभ होगा। बिल्कुल, आपने जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही प्रोफेसर साहब, वो शायद इसमें ज्यादा मायने रखती है। लोगों को उसी तरह से इसको देखना भी चाहिए। जो पॉलिटिक्स वाला हिस्सा है, जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो करें, लेकिन कम से कम जो विकास परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़कर है, उसको जरूर जानना समझना चाहिए। सिर्फ उसके पॉलिटिकल मायने नहीं है। प्रफुल्ल केतकर जी, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से इस बात का जवाब दें कि क्या जिस तरह से भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तो आगे बढ़ ही रहा है, हम लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत जो मूल्य हमारे, उसमें भी हमारी वैश्विक पहचान उसी लेवल पर, उसी हाई लेवल पर हम उसको लेकर जा रहे हैं। कैसे देखेंगे? निखिल जी, अभी हमने देखा कि सारनाथ भारत का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, विश्व भर से लोग आते हैं, और लेकिन उसको अभी पहली बार यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला। हमने बुद्धा सर्किट के बारे में वही देखा, रामा और कृष्णा सर्किट के बारे में वही देखा। जब यदि आपको आपकी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व नहीं है, तो कोई भी देश आपकी प्रगति को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, उसको बहुत सकारात्मक भाव से नहीं देखेगा। आप किसी की कॉपी बनकर विश्व को प्रेरणा नहीं दे सकते। आपको आपके ओरिजिनल रहना पड़ेगा। आप दूसरों के मॉडल का इमिटेशन करके और वो करना है, तो इसीलिए इस संस्कृति के भाव को समझना और उसमें एक समन्वय की भूमिका, विविध प्रदेशों के विविध प्रदेशों में भी उप प्रदेश जो है उनके भी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए विकसित भारत में योगदान देने की उनकी भूमिका को बढ़ावा देना होगा। तो ये केवल मैं कहूंगा कि कोऑपरेटिव भी नहीं, केवल सहकारिता नहीं, एक समन्वयवादी फेडरलिज्म की बात है। क्योंकि आपको यदि सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना है, तो इसमें तो अपेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है 469 करोड़ की, जो कोरिया की कंपनी है। आपको एमईए से भी तालमेल पर, तो ये जो तालमेल है कि हम विचारों के विरोधी है, तो इसलिए हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हम लोग अपने अपने तरीके से भारत में, हाँ ठीक है, वैचारिक कुछ मतभेद हो सकते हैं, हाँ। तो लेकिन उसमें किसी का भी सांस्कृतिक भाव जो है वो नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है ये आशय सामने रखते हैं तो हम विकास और सस्टेनेबिलिटी इन दोनों में भी समन्वय भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, इन दोनों में समन्वय रख सकते हैं। और जिस तरह से हमारी ये परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये जो दौरा हुआ है और उसके बाद विकास और विरासत एक साथ परवान चढ़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए खुशी की बात है और उम्मीद है कि ये चीज़ें और भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगी। प्रोफेसर एम के अग्रवाल और प्रफुल्ल केतकर जी, आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के लिए रुकेंगे पहले, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि डोभाल ने बताया आजादी का क्या है अर्थ। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं, विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी स्मार्ट तो आप हैं, घर में 2-2 लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। 2-2 लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। PM सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल 0 जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी, सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा 0, हर घर सूर्य घर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी रणनीति, सशक्त नेतृत्व और अडिग संकल्प से भी सुनिश्चित होती है। ऐसे ही अद्वितीय योगदान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके दशकों के राष्ट्र सेवा के सफर का गौरवपूर्ण अध्याय है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में उनके असाधारण योगदान की भी स्वीकृति है। इस मौके पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद और स्वराज के विचारों को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पुणे में आयोजित गरिमामय समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक सोच और देश की सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। अजीत डोभाल के राष्ट्रहित में दिए गए योगदान का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम निर्णयों में इनकी भूमिका और सलाह महत्वपूर्ण रही है।
इसके साथ ही सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रणनीतिक क्षमता बढ़ाने में भी अजीत डोभाल के अहम योगदान को भी इस मौके पर याद किया। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर मिला यह सम्मान उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और वो उसे पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इस मौके पर अजीत डोभाल ने युवाओं को आजादी का असली अर्थ समझाते हुए कहा कि आजादी का मतलब मन मर्जी नहीं होती। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी याद करते हुए कहा कि तिलक का अमर उद्घोष स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक शक्ति बना। अमित शाह ने कहा कि तिलक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रखी और सार्वजनिक गणेशोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। उन्होंने कहा कि आज का भारत उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और रणनीतिक नेतृत्व में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति भी है। इस अवसर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद, स्वराज और जन जागरण के विचारों को भी याद किया गया, जो आज भी देश को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं। पुणे से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देश को नशा मुक्त बनाने की दिशा का एक प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस 2 अगस्त को इसकी शुरुआत करेंगे। मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह का ये राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। हर रविवार नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि जो नशे में युक्त हैं वो नशे से मुक्त हो जाएं, इसको दिखाया जाए। शैक्षिक संस्थानों, युवा संगठनों के साझा प्रयास से नशे के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा वर्चुअल माध्यम से इसके जरिए जुड़ सकेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, एनएसएस स्वयंसेवक, युवा क्लब बनेंगे अभियान का अभिन्न हिस्सा। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अभियान है लोगों को निश्चित तौर पर बदल सकेगा। और खासतौर पर जब हम युवा क्लब की बात करते हैं, स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं, विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, तो तमाम युवा इसके जरिए जुड़ सकेंगे और ये जन जागरण का जो अभियान है वो परवान चढ़ेगा इसके जरिए। और इसके बाद यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। ब्रेक के बाद सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक
उत्तराखंड का दर्शन होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन के नए रिकॉर्ड की। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 का जीएसटी संग्रह उत्साहजनक रहा है। सरकार की ओर से जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 2,11,000 करोड़ रुपए रहा, जो जुलाई 2025 के 1,83,000 करोड़ रुपए की तुलना में 15.4% अधिक है। ये आंकड़े लगातार बेहतर कर अनुपालन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और आयात से मिलने वाले राजस्व में मजबूती को दर्शाते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू स्रोतों से सकल जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व 66,511 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.8% अधिक है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घरेलू कारोबार के साथ साथ आयात गतिविधियों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है। और रिफंड की बात करें तो जुलाई 2026 में कुल 29,968 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.1% अधिक है। रिफंड के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,81,000 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 15.8% की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कारोबारियों को समय पर रिफंड उपलब्ध कराने के साथ साथ राजस्व संग्रह भी मजबूत बना हुआ है। और अगर राज्यवार बात करें तो हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर जीएसटी के ताजा आंकड़े ये दर्शाते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां निरंतर रफ्तार पकड़ रही हैं। बेहतर कर अनुपालन, डिजिटल कर प्रशासन और बढ़ते व्यापारिक लेन देन के कारण सरकार के राजस्व में मजबूती बनी हुई है, जिसे आने वाले महीनों में भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए किए गए लेन देन की संख्या सालाना आधार पर 22% बढ़कर
हजार, बल्कि इसको ऐसे भी पढ़े कि 23.66 अरब हो गई है। वहीं इस लेन देन का कुल मूल्य 19% बढ़कर 29.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एनपीसीएल के मुताबिक जुलाई के दौरान प्रतिदिन औसतन 76.3 करोड़ यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए। 76.3 करोड़ यूपीआई लेन देन प्रतिदिन दर्ज किए गए, जबकि दैनिक औसतन लेन देन मूल्य 96,383 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले जून 2026 में यूपीआई के माध्यम से 22.72 अरब लेन देन हुए थे, जिनका मूल्य 28.92 लाख करोड़ रुपए था। तो पिछले 5 वर्षों में यूपीआई के उपयोग में लगातार तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआई के माध्यम से 84.16 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। इसके बाद 2022-23 में यह बढ़कर 139.15 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2023-24 में 199.95 लाख करोड़ रुपए और 2024-25 में 260.56 लाख करोड़ रुपए ये पहुंच गया। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में बताया था कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है। इसके माध्यम से भारतीय पर्यटक और प्रवासी भारतीय विदेशियों में भी आसानी से जब वो विदेश जाते हैं, दरअसल फॉरेन टूर्स पे, तो वो ऐसे भारतीय आसानी से यूपीआई के जरिए भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान में यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिसमें वैश्विक डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खबर ग्लासगो से, जहां ग्लासगो में भारत का स्वर्णिम पंच। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा। क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात राष्ट्रमंडल खेलों की। ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आज भारत की झोली में दिन का पहला स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में आया। महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की प्रीति पवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को सर्वसम्मति से हराया। प्रीति ने यह मुकाबला 5-0 से अपने नाम किया। प्रीति ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पहला राउंड सर्वसम्मति से अपने नाम किया, जिसमें सभी पांचों जज ने भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 10 के मुकाबले 8 का फैसला दिया। बैंटम वेट वर्ग की विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज प्रीति ने दूसरे राउंड में भी आक्रामक प्रदर्शन जारी रखा और मुकाबले पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए भारत के लिए दिन का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। और ग्लासगो में भारत को मुक्केबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जैस्मिन लंबोरिया ने दिलाया। जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में जैस्मिन ने उत्तरी आयरलैंड की गत चैंपियन माइकेला वॉल्श को सर्वसम्मति से हराया। जैस्मिन ने इससे पहले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए लाइट वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जैस्मिन और वॉल्श के बीच पहला राउंड बेहद करीबी रहा, जिसमें दोनों मुक्केबाजों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी। जैस्मिन ने यह राउंड विभाजित फैसले से अपने नाम किया। उन्होंने दूसरे राउंड में शानदार पंच लगाया और सर्वसम्मति फैसले से जीत दर्ज की। और भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। सोमन ने 13.40 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने यह दूरी अपने दूसरे प्रयास में हासिल की। खास बात यह रही कि उनका पहला प्रयास 13.38 मीटर का था, जो स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त था, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने और बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं भारत के शुभम जुआल ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपने छठे और अंतिम प्रयास में 13.28 मीटर का थ्रो किया और रजत पदक अपने नाम किया। इस तरह भारत ने इस स्पर्धा में पहला और दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ सोमन राणा F57 वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। साथ ही यह पहली बार है जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के F57 शॉट पुट इवेंट में एक साथ 2 पदक जीते हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मॉनसून का प्रहार जारी। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी SDRF के तहत 7 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 2117 करोड़ 85 लाख रुपए की अग्रिम केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा फिर दोहराया है। तो स्वीकृत सहायता के तहत अरुणाचल प्रदेश को 44 करोड़ 55 लाख रुपए, असम को 379 करोड़ 35 लाख रुपए, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश को 193 करोड़ 95 लाख रुपए मिलेंगे। इस निर्णय से राहत और बचाव कार्य को और गति मिलेगी। और अब न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, लेकिन आपको इस महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे कि सावन की फुहारें जहां धरती को जीवन देती हैं, वहीं जब बारिश हदें पार कर जाए तो पानी मुश्किलों का सैलाब बन जाता है। देश के कई हिस्सों में मानसून का यही बदला हुआ मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन की रफ्तार मानो थाम सी दी है, तो कहीं राहत और बचाव दल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। देश भर में मानसून के ताज़ा हालात पर आप देखिए ये विस्तार से हमारी रिपोर्ट, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मॉनसून की तेज रफ्तार ने देश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, कहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है तो कहीं भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश की संभावना है। 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं देश के पूर्वी हिस्से असम के शिवसागर जिले में दीखो नदी का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में एहतियात के तौर पर नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई है। हालांकि पहले से हालात में सुधार हुआ है। वहीं ओडिशा के भद्रक जिले में सलांदी नदी के उफान पर आने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पानी रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गया है, जिससे अनेक गांव प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने अब तक करीब 2.69 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत कार्यों में ODRF, NDRF और फायर सर्विस की टीमें लगातार जुटी हैं। अभी स्थिति सुधर रही है। 1-2 दिन के भीतर
नॉर्मल स्थिति पर आने वाले हैं। जिस तरह से बाढ़ का परिस्थिति पर नज़र सारी अधिकारियों को अभी तक भी बुलाया गया कि आपने पूरा नज़र रखें। देश के न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।